कैलाश नगर राज्य में राजा सूरसेन राज किया करते थे। इसी राज्य में मोहनपुरी नाम का एक गांव भी था, जिसमें रमेश अपने माता पिता के साथ रहता था। ये सुबह का समय था। रमेश पलंग पर पड़ा खर्राटे ले रहा था। अरे उठ जा रमेश, कब तक सोएगा? अब तो गली के कुत्ते भी उठ गए होंगे। रमेश अपनी आंखें मलता हुआ नींद से जागा। क्या माँ, किसी दिन तो चैन से मुझे सोने दो। रोजाना यही होता है, आराम से सो रहा होता हूँ और आप लोग मुझे जगाकर ज्ञान पेलना शुरू कर देते हैं। बेटा रमेश, तुम अब अपनी जिम्मेदारी को समझो। मैं भला कब तक कारखाना चलाऊंगा? अब तुम्हारा समय आ गया है। तुम वहां बैठो और हमारे कारोबार को और आगे बढ़ाओ। पिताजी, कारखाने का नाम तो मुझसे ना ही ले। वैसे गलती आपकी नहीं है। काश मैं राजमहल में पैदा होता। सुबह सुबह मुझे एक दासी उठाने आती, राजकुमार रमेश उठ जाइए। फिर वो मेरे पैरों में मखमल की जूतियां पहनाती। उसके बाद मैं स्नान करता और मेरे लिए नाश्ता लगाया जाता। सोने और चांदी की थालियों में ढेर सारे फल और तरह तरह के व्यंजन, शाही पकवान, शरबत, तंदूरी मुर्गा और शाही पनीर। अगर मैं राजकुमार होता तो जिंदगी कितनी हसीन होती। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, दिल ना लगे तो घूम आओ, शिकार पर जाओ, नगर की यात्रा करो। एकदम मस्त जिंदगी होती। मैं जा रहा हूँ, वरना इसकी बातें तो मेरा खून जला जलाकर खत्म कर देंगी। उसके पिताजी कारखाने चले गए। माँ ने चाय और पराठों का नाश्ता उसके सामने लगा दिया। ये क्या माँ, पराठे और चाय? मुझे ये नाश्ता नहीं करना। ये सुनकर उसकी माँ ने भी अपने दांत भींच लिए और वो हंसता हुआ घर से निकल गया। एक चौक पर उसको उसका दोस्त रामू खड़ा मिला। अच्छा हुआ तू आ गया रमेश, चल सुबह सुबह थोड़ा टहल कर आते हैं। ये दोनों टहलते हुए जंगल की तरफ निकल गए। और बता, तेरी सुबह कैसी गई? बस वही भाई, माँ की आवाज के साथ उठना और फिर दोनों की खरी खोटी सुनकर घर से निकल जाना। ये कहकर दोनों एक साथ हंस पड़े। तभी उन्होंने घोड़ों की टापों की आवाज सुनी। अरे, लगता है डाकू आ रहे हैं। वो दोनों बरगद के पेड़ के पीछे छिपकर देखने लगे। सामने से दो घुड़सवार आ रहे थे। राजकुमार, हमें नहीं लगता कि आसपास आपको कोई शिकार मिलने वाला है। मंत्री जी, अभी जंगल की शुरुआत है। शिकार हमें बीच जंगल में ही जाकर मिलेगा। अरे रमेश, ये मैं क्या देख रहा हूँ? ये राजकुमार तो बिल्कुल मेरे जैसा है ना? हाँ, बिल्कुल तेरा हमशक्ल। तभी एक तेंदुए की आवाज जंगल में गूंजी। अरे, लगता है कोई शिकार आसपास ही है। तभी एक तेंदुआ सामने से आया और राजकुमार पर झपटा। राजकुमार! राजकुमार घोड़े से नीचे गिर गया और इसी बीच मंत्री के हाथ से उसका धनुष भी गिर गया। तभी तेंदुआ मंत्री की तरफ भागा। मंत्री ने तेंदुए के डर से अपना घोड़ा आगे दौड़ा दिया और तेंदुआ मंत्री के पीछे हो लिया। अरे, चल देखते हैं, लगता है राजकुमार को कुछ हो गया है। वो दोनों उठकर उसके पास पहुँचे तो पाया राजकुमार बेहोश है। राजकुमार तो बेहोश हो गए। चल इनको घर ले चलते हैं और महल पहुंचा देते हैं। हमारे काम से खुश होकर महाराज हमें एक बड़ा इनाम देंगे। अरे बेवकूफ, ये राजकुमार का बेहोश होना इस बात की तरफ इशारा है कि भगवान ने मेरी सुन ली। तू पागल हो गया है क्या? क्या बके जा रहा है? तू बस अब देखता जा रामू। रामू को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रमेश ने राजकुमार के कपड़ों के साथ अपने कपड़ों की अदला बदली कर ली। अब वो एकदम राजकुमार लग रहा था। ये तूने क्या किया रमेश? आज मेरा राजकुमार बनने का सपना पूरा होने वाला है। अब मैं इसकी जगह राजमहल जाऊंगा और मस्त जिंदगी जीऊंगा। और जब तक मैं ना कहूं, तब तक तू इस राजकुमार की देखभाल करेगा। और अगर इसको होश आ भी जाए तो तू इसको राजमहल नहीं पहुंचने देगा। नहीं रमेश, मैं इस गलत काम में तेरी कोई मदद नहीं करूंगा। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं सरपंच जी को ये बता दूंगा कि उनकी बेटी लक्ष्मी के साथ तेरा चक्कर चल रहा है। समझा? ये सुनकर रामू डर गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना, मैं तैयार हूँ। ये हुई ना बात। राजकुमार, लगता है मंत्री आ गया। चल, अब तू इसे संभाल लेना, ठीक है? ये कहकर रमेश थोड़ी दूरी पर जाकर लेट गया।
मंत्री वहां पहुंचा तो उसने रमेश को पड़ा देखा। अरे बाप रे, राजकुमार! मंत्री की आवाज सुन रमेश ने धीरे से अपनी आंखें खोली, जैसे अभी होश आया हो। राजकुमार, आप ठीक हैं? मंत्री जी, हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मेरे पैर में चोट आई है। मुझसे घोड़ा नहीं दौड़ाया जाएगा। आप फिक्र ना करें राजकुमार, मैं आपको ले चलता हूँ। मंत्री ने रमेश को अपने घोड़े पर बिठाया और उसको लेकर राजमहल पहुंचा। अरे बाप रे, इतना बड़ा महल! रमेश खुशी से घोड़े से उतरा। अरे राजकुमार, आप ठीक हो गए? अरे यार, राजमहल के अंदर जाने की खुशी में तो मैं ये भूल ही गया कि मुझे चोट लगने का नाटक जारी रखना था। हाँ, अब हम अच्छा महसूस कर रहे हैं। चलिए अंदर चलते हैं। रमेश अब मंत्री के साथ राजमहल में दाखिल हुआ। सभी दरबारी उसको देख के सम्मान में सिर झुका रहे थे। वो सिंहासन पर बैठा। वाह, कितनी मखमली गद्दी है। सभी दरबारी मेरे अधीन बैठे हैं। ये सब मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं कर सकते। रमेश, तेरी तो जिंदगी बदल गई। दरबार शुरू किया जाए। तभी एक फरियादी दरबार में हाजिर हुआ। राजकुमार की जय हो। ये शब्द सुनकर रमेश को बहुत अच्छा लगा। एक बार फिर से कहो, राजकुमार की जय हो। आप सब क्यों चुप हो? आप सभी हमारी जय जयकार करो। ये सुनकर सभी दरबारियों ने एक साथ कहा, राजकुमार की जय हो। ये क्या हो गया है राजकुमार को? ये इस तरह का बर्ताव तो कभी नहीं करते थे। राजकुमार, हमारे गांव मोहनपुर में अजीब घटनाएं हो रही हैं। एक चुड़ैल ने हमें परेशान कर रखा है। पूरे दिन पुरानी हवेली से उसकी भयानक हंसी की आवाजें आती हैं। रात होने पर वो हवेली से बाहर आ जाती है और उसी तरह भयानक अंदाज में हंसते हुए पूरे गांव में भटकती है। रात के समय जो भी बाहर निकलता है वो उस पर हमला करके उसे घायल कर देती है। इस परेशानी के चलते हमारे रात और दिन खौफ में गुजर रहे हैं। अरे ये भूत चुड़ैल का चक्कर है, तो तुमको किसी तांत्रिक के पास जाना चाहिए ना। राजकुमार, ये आप क्या कह रहे हैं? मंत्री जी, हमने कह दिया तो कह दिया। हम इस मामले में कोई कार्यवाही नहीं करने वाले। ये सुनकर मंत्री चुप हो गया। अगले फरियादी को भेजा जाए। अरे अब कोई फरियादी नहीं, हमारे लिए खान पान का इंतजाम करो। हमें बहुत भूख लगी है। लेकिन राजकुमार, ये अभी दरबार का समय है। अरे दरबार तो बाद में भी लग जाएगा, पहले हमारी भूख शांत करो। ये सुनकर सभी दरबारी हैरान रह गए और एक दूसरे से तरह तरह की बातें करने लगे। रमेश के लिए उसी समय खाना लाया गया। अरे वाह, सोने चांदी की थालियां, हर तरह के फल, शाही पनीर, तंदूरी मुर्गा, शरबत। वाह वाह वाह, जो मेरा सपना था सब पूरा हो गया। आज तो पेट भर के खाऊंगा। रमेश खाने का बड़ी बेसब्री से इंतजार करने लगा। मंत्री और सभी कर्मचारी उसको अजीब निगाहों से देखने लगे। क्या हो गया है राजकुमार को? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ये इस तरह लापरवाह कैसे हो गए? रमेश ने सारा खाना खत्म कर डाला और फिर राजकुमार कक्ष में जाकर सो गया। अगली सुबह रमेश को एक दासी उठाने आई। राजकुमार, उठ जाइए। उसे देख रमेश को बहुत अच्छा लगा। दासी ने रमेश के आगे मखमल की जूतियां रख दी। रमेश ने जूतियां पहनी और दासी उसको अपने साथ ही स्नान गृह ले गई। अरे वाह, इतना बड़ा स्नान गृह! रमेश ने स्नान किया और फिर उसके लिए बड़ी सी मेज पर नाश्ता लगाया गया। आज तो बिल्कुल वैसी ही सुबह हुई है जिसके मैं हमेशा ख्वाब देखता था। भगवान, तेरी लीला अपरंपार है। चलिए राजकुमार, आपके घुड़सवारी करने का समय हो गया है। घुड़सवारी? हाँ, जल्दी चलिए। रमेश चुपचाप सेनापति के साथ चल दिया। वो बड़ी ही मुश्किल से घोड़े पर बैठ पाया। चल 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 मेरे घोड़े, चल चल चल। अरे राजकुमार, ये आप क्या कर रहे हैं? रोजाना तो आप बड़े अच्छे से घुड़सवारी करते हैं, आज आपको क्या हो गया? अरे कहीं इसको शक न हो जाए। उसने घोड़े की लगाम को झटक दिया और घोड़ा बहुत तेज दौड़ पड़ा। अरे इसको रोकूं कैसे? सेनापति भी अपने घोड़े पर बैठकर उसके पीछे हो लिया। अरे राजकुमार, आराम से, इतना तेज क्यों दौड़ा रहे हैं? रमेश ने घोड़े को काबू में करने की कोशिश की, लेकिन वह वापस पीछे मुड़ गया
और उसको राजमहल ले आया। अरे रुक जा। रमेश ने लगाम को खींचा तो घोड़ा अचानक से रुक गया और रमेश धड़ाम से जमीन पर आ गिरा। वो खुद को संभालते हुए खड़ा हुआ। राजकुमार, आप इस तरह वापस क्यों आ गए? बस बहुत हुआ अभ्यास, बाकी कल करूंगा। ये कहकर रमेश तेजी से महल के अंदर चला गया। ये राजकुमार को आखिर हो क्या गया है? उसी दिन शाम के समय राजकुमार, आपकी तलवारबाजी करने का समय हो गया, जल्दी से मैदान में आइए। कुछ समय बाद रमेश हाथ में तलवार लिए मैदान में खड़ा था। उसके सामने ही सेनापति खड़े थे। अरे क्या करूं, मुझसे तो तलवार पकड़ना भी नहीं आती, मैं क्या तलवारबाजी करूंगा? जैसे ही सेनापति ने हमला किया, अरे बाप रे! रमेश तलवार छोड़कर दूर हट गया। अरे राजकुमार, क्या हुआ आपको? वो अचानक मुझे याद आ गया कि आज मेरा व्रत है। कैसा व्रत? हाँ, आज मेरा तलवार ना छूने का व्रत है। आज के दिन मैं तलवार को हाथ तक नहीं लगा सकता। अरे किंतु परंतु कुछ नहीं, हम कल इसका अभ्यास करेंगे। ये कहकर रमेश तेजी से महल के अंदर चला गया। इसी तरह से अब रमेश सिर्फ खाने और सोने पर ध्यान देता। प्रजा भी उससे परेशान आ गई थी और दरबारी भी बहुत दुखी थे। लेकिन एक शाम महाराज, जो कि अपने मित्र से मिलने पड़ोसी राज्य में गए हुए थे, वापस आ गए। तब मंत्री ने अकेले में उनको सब कुछ बताया। तब महाराज ने रमेश को अपने कक्ष में बुलाया। राजकुमार, ये हम क्या सुन रहे हैं? मोहनपुर गांव में जो चुड़ैल कहर बरसा रही है, आपने अभी तक उसका कुछ किया क्यों नहीं? अरे पिताजी, वो तो भूत प्रेत का चक्कर है। नहीं, आप आज रात ही जाकर उस मामले पर कार्यवाही करेंगे। अरे बाप रे, ये तो मैं बहुत बुरा फंसा। रात के समय रमेश रथ के जरिए गांव पहुंचा, क्योंकि उसको घोड़ा दौड़ाना नहीं आता था। गांव का मुखिया और कुछ आदमी रमेश को एक हवेली पर लेकर गए। राजकुमार, हम बहुत खुश नसीब हैं कि आप जैसा राजकुमार हमें मिला है, जो हमारी परेशानी को अपनी परेशानी समझकर हमारी मदद करने आए हैं। ये देखिए, यही वो हवेली है जिसके अंदर से हमें वो आवाजें आती हैं। इसके अंदर आपके जैसा दिलेर इंसान ही जा सकता है। अरे कहाँ का दिलेर भाई? इन लोगों को क्या पता कि इस हवेली को देखने में भी मुझे डर लग रहा है। ये हवेली नहीं, भूत बंगला है। अरे ये कैसी आवाज है? ये उसी चुड़ैल की आवाज है राजकुमार, जो हमें परेशान कर रही है। अंदर नहीं गया तो इन सभी को शक हो जाएगा, अंदर गया तो वो चुड़ैल नहीं छोड़ेगी। एक तरफ कुआं, दूसरी तरफ खाई। रमेश राम राम जपते हुए हवेली के अंदर गया। उसके अंदर घना अंधेरा था और सन्नाटा छाया हुआ था। राम 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 राम। वो अपने कदमों को आगे बढ़ा रहा था। मैं यहाँ नहीं हूँ। तभी एक बेहद बूढ़ी चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो गई। आज मैं तेरा खून पीऊंगी, तेरा खून पीऊंगी। हे भगवान, मुझे इस चुड़ैल से बचा लो। रमेश एक खिड़की के सामने खड़ा था। चुड़ैल रमेश को झपटने के लिए उसकी तरफ भागी, लेकिन रमेश वहां से हट गया और चुड़ैल खिड़की से नीचे जमीन पर आ गिरी। अरे ये तो वही चुड़ैल है। गांव के लोगों ने देखा कि चुड़ैल कोई हरकत नहीं कर रही है, उसके शरीर से खून भी निकल रहा है। तो वो सभी हैरानी से एक दूसरे को देखने लगे। अब तो यहाँ से ऐसा भागूंगा कि पीछे पलटकर भी नहीं देखूंगा। रमेश हवेली से निकलकर भागने ही वाला था कि तभी कुछ गांव के लोग उसके पैरों में पड़ गए। अरे छोड़ो मुझे। राजकुमार,
आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने उस चुड़ैल को हवेली से नीचे फेंककर मार डाला। क्या वो मर गई? रमेश के चेहरे पर शैतानी मुस्कान छलक आई। चलो, मेरा भांडा फूटने से बच गया। रमेश राजमहल पहुंचा तो महाराज और सभी दरबारी बहुत खुश थे। आज आपने अपनी वीरता साबित कर दी है राजकुमार। आज हम बहुत खुश हैं। महाराज, पड़ोसी राज्य के महाराज चंद्रभान हम पर आक्रमण करने वाले हैं। क्यों न इस बार युद्ध के मैदान में हम राजकुमार को भी उतारें? ये सुनकर रमेश का गला सूख गया। युद्ध का मैदान? हाँ मंत्री जी, आपने सही कहा। आज से राजकुमार को युद्ध अभ्यास कराने की प्रक्रिया शुरू की जाए। सुबह से दोपहर तक घुड़सवारी, दोपहर से शाम तक तलवारबाजी और निशानेबाजी सिखाए जाए। हे भगवान, मुझे इस मुसीबत से निकाल। मैं ना ही इतना अभ्यास कर सकता हूं, ना ही युद्ध में उतर सकता हूं। और सच बोल दिया तो महाराज सबसे पहले मुझे ही मृत्यु दंड देंगे। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अगली सुबह रमेश के कक्ष में सेनापति पहुंचे। राजकुमार, चलिए, आपको युद्ध की तैयारी करनी है। अरे क्या करूं? मुझे तो तलवार पकड़ना भी नहीं आती। ये तो मैं बहुत बुरा फंसा। सेनापति जी, आज हमारी तबीयत ठीक नहीं है। हम अभ्यास कल से शुरू करेंगे। ये सुनकर सेनापति चुपचाप उसके कक्ष से निकल गए। बच गया, लेकिन अब समझ नहीं आ रहा कल कैसे बचूंगा। अब महाराज ही सिंहासन पर विराजमान हुए और दरबार शुरू हुआ। उसी समय दरबार में रमेश के माता पिता हाजिर हुए। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो। क्या हुआ? आप दोनों इतना परेशान क्यों हैं? महाराज, हमारा पुत्र रमेश कई दिनों से लापता है। उसकी कहीं कोई खबर नहीं है। ये आवाज रमेश के कक्ष तक पहुंची। अरे, ये कैसी आवाज है? रमेश अपने कक्ष से निकला और दूर से ही उसने देखा। महाराज, कैसे भी करके हमारे पुत्र को ढूंढ निकाली है। न जाने वो कैसा होगा। अरे, ये तो माँ और पिताजी हैं। मैं इनको छोड़कर यहाँ कैसे खुशी खुशी रह रहा हूँ, और ये दोनों मेरे लिए कितना परेशान हैं। बस, अब मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा। रमेश अब सच बोलने सबके सामने आने वाला था कि तभी असली राजकुमार भी दरबार में आ पहुंचा। रमेश बेटा, तुम? रमेश की माँ उससे लिपट गई। माफ कीजिए माँ जी, लेकिन हम आपके पुत्र नहीं हैं। राजकुमार, आप तो अभी अपने कक्ष में गए थे। आप बाहर से कैसे आ सकते हैं? और आपने ये कैसे वस्त्र पहने हैं? और ये आपको अपना पुत्र क्यों कह रहे हैं? पिताजी जो इतने दिन से राजमहल में रह रहा है, वही असल में इनका पुत्र है। उसकी शक्ल मुझसे हूबहू मिलती है। इसी बात का तो वो अभी तक फायदा उठा रहा था। अरे, ये कैसे हो सकता है? रामू, जल्दी से सामने आओ। तभी रामू दरबार में हाजिर हुआ। ये उस रमेश का मित्र है पिताजी। यह आपको सारा सच बता देगा। महाराज, जब राजकुमार बेहोश हुए थे तो मेरा मित्र रमेश इनके वस्त्र धारण कर इनकी जगह राजमहल आ गया था। जब से मैं ही इनकी देखभाल कर रहा था, इनको आज होश आया तो मैंने इनको सब बता दिया और यहाँ ले आया। ये सुनकर रमेश के माता पिता को बहुत दुख हुआ। तभी रमेश भी कक्ष से निकलकर दरबार में आया। तुमने हमें धोखा दिया। हमारे राजकुमार की जगह तुम राजमहल की शानो शौकत का मजा ले रहे थे। अब हम तुमको कठोर दंड देंगे। महाराज, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। हम ही अपने पुत्र को ऐसा जीवन नहीं दे सके जैसा वो चाहता था। आप इसके बदले हमें सजा दीजिए। ये सुनते ही रमेश अपने माता पिता के पैरों में गिर गया। नहीं पिताजी, आप ऐसा मत कहिए। आपने जो जिंदगी मुझे दी वो बहुत अच्छी थी। मैं बहुत खुश नसीब हूं कि आप जैसे माता पिता मुझे मिले। और मैं अपने आलस के चलते जो ये समझ बैठा था कि एक राजकुमार की जिंदगी मुझे मिली होती तो कितना अच्छा होता, वो जिंदगी भी मैंने इतने दिन जीकर देख ली। सच बताऊं, मुझे आप लोगों की बहुत याद आ रही थी और आपके साथ ही रहते हुए मैं असली राजकुमार था, यहाँ नहीं। ये सुनकर रमेश के माता पिता उससे लिपट गए। रमेश, तुमने किया तो बहुत गलत है, लेकिन तुम अपने माता पिता की इकलौती संतान हो, इसलिए हम तुमको माफ करते हैं।
ये सुनकर रमेश ने महाराज और राजकुमार से एक बार फिर माफी मांगी और वो अपने माता पिता के साथ अपने घर वापस चला गया। उस दिन से रमेश अपने माता पिता से बहुत खुश रहने लगा। उसने अपने पिता का कारखाना भी संभाल लिया और वो दोनों भी अब रमेश से बहुत प्यार करने लगे। इधर राजकुमार फिर से सिंहासन पर विराजमान हुए और राज्य को अच्छे से चलाने लगे।